जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का तार लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। जैसे हम पॉलिटी में देख रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था के समय हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा कि हिसाब से हमें क्या क्या पढ़ना है। इस बारे में सबसे पहले हमने डिवाइड कर देखा। इसके बाद देखा हमने भारत के संविधान का विकास का मतलब संविधान का निर्माण किया हुआ उसके इतिहास के संबंध में। उसके इतिहास के संबंध में हमने काफ़ी पॉइंट देख लिए। लास्ट चल रहा। इसमें सबसे पहले हम देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर 1786 का पहले उसके 1781 संशोधन अधिनियम। फिर इसके बाद 1786 संशोधन अधिनियम देखा। 1786 संशोधन अधिनियम किसके कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। इसके बाद देखा हमने 1793 का चार्टर एक्ट। पहले 1773 के, इसके 20 वर्ष बाद आज 1793 चार्टर एक्ट। ये प्रथम चार्टर एक्ट था। इसमें कंपनी शासन को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। फिर इसके 20 वर्ष बाद आएगा 1813 का चार्टर एक्ट। फिर इसमें देखा कि हमने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। किससे? 1813 के चार्टर एक्ट से। लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार का व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के पास बना रहा और भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की छूट दे दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पुनः 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया। इसके बाद आएगा 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें फिर कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा और इसके 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी तो 1813 के चार्टर एक्ट में चीन के साथ व्यापार करने का और चाय के व्यापार करने के एकाधिकार कंपनी के पास था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वैसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 में लॉर्ड एलन परो द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया और 1833 के चार्टर एक्ट में एक विधि सदस्य का नियुक्ति की गई। इसके बाद हम 1853 का चार्टर एक्ट देखा हमने। 1853 चार्टर एक्ट में क्या था? कोड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 24 से नियुक्त की गई थी निर्धारित, उसे 24 से घटाकर 18 कर दी गई। खुली प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हो गई इससे। और विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया। 1833 विधि सदस्य बना था, उसे मतदान का अधिकार नहीं था, यानी वो पूर्ण सदस्य नहीं था। 1853 के चार्टर एक्ट से उसे मतदान का अधिकार भी मिल गया। लेकिन इसकी ये लास्ट चार्टर एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट। कैसा चार्टर एक्ट था? अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें कंपनी के शासन को किसी एक निर्धारित समय के लिए भी वृद्धि नहीं की गई। पहले देख रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, जिसके बाद सभी चार्टर एक्टों को हमने देखा सभी में क्रम बाई क्रम 20 वर्षों के लिए बढ़ाते गए। लेकिन इसमें ऐसी कोई तिथि का उल्लेख नहीं था। इसमें ये उल्लेख था तब लग ब्रिटिश राज सही चाहे, यानी तब कभी भी ब्रिटिश संसद कानून बनाकर कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। इसके बाद 1857 विद्रोह हुआ और कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया।
कंपनी शासन कब समाप्त किया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो बनी हुई थी, उनके स्थान पर एक भारत का राज सचिव नियुक्त किया गया। किससे? सब 1858 के एक्ट के द्वारा। एक 15 सदस्यीय भारत परिषद समिति गठित की गई और भारत सचिव की तो ऑफिस का व्यय था वो भारत से होम व्यय के रूप में। और सबसे बड़ी तो भारत का गवर्नर जनरल बोला था वो 1858 के एक्ट के द्वारा, भारत शासन अधिनियम द्वारा। अब उसे वायसराय का नाम दे दिया गया। ऐसे पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद 1861 का चार्टर एक्ट देगा। इसमें पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। वायसराय कार्यकारिणी परिषद में 5 सदस्य जोड़े गए। टोटल 6 सदस्य हो गए। एक वायसराय, 5 अन्य सदस्य। विधानसभाओं की नियुक्ति की बात की गई। वायसराय को अपनी कार्यकारिणी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को नियुक्ति का अधिकार दिया गया। मिनिमम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। वायसराय को कुछ स्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद 1892 का चार्टर भारत शासन अधिनियम को देखा हमने। इसमें तो नियुक्ति के अधिकार को बढ़ा दिया गया। मिनिमम 10 सदस्य और मैक्सिमम 16 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था वायसराय। और निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। और इसके बाद देखेंगे आज हम 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ये पीछे जो हमने बताया अभी तक 1892 तक के भारत से ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जिसने पीछे क्लास ना देखी हो तो देख लें, तभी आएंगे कि और अच्छे समझ में आएंगी। आज हम देखने वाले 1909 का भारत शासन अधिनियम। ये 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? ये मार्ले कौन था, मिंटो कौन थे? हमने अब बताया भारत का राज सचिव तो ब्रिटेन में बैठता था और यहाँ पर शासन कौन करता था? भारत ब्रिटेन के सम्राट के प्रतिनिधियों के रूप में वायसराय। तो ये मार्ले मिंटो, मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय। भारत के वायसराय। और मार्ले भारत सचिव थे। भारत के राज सचिव। मार्ले मिंटो सुधार। इसमें पहला नाम किसका? मार्ले का और दूसरा मिंटो का। 2 व्यक्तियों का नाम है। मार्ले महोदय कौन थे? भारत के राज सचिव। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय। ठीक। अब इसमें क्या प्रावधान था उसके बाद? विधानमंडलों की आकार में एवं शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। पहले भारतीयों को सार्वजनिक विषय पर हमने 1892 में बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार तो भारतीयों को प्राप्त हो गया था, लेकिन सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। और सबसे मुख्य बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में, तो पृथक निर्वाचन था। पृथक निर्वाचन क्या होता? यानी किसी एक विशेष वर्ग के लिए
कुछ स्थान रिजर्व कर दिए जाएं, कुछ क्षेत्र हमेशा के लिए रिजर्व कर दिए जाए। इन क्षेत्रों से किसी एक विशेष पर कह दिए तुम ही लोग यहाँ से चुनाव लड़ोगे और तुम ही लोग उसमें मतदान भी करोगे। अन्य समाज के लोग या अन्य समुदाय के लोग मतदान भी नहीं करेंगे उसमें। तो वो होता पृथक निर्वाचन। 1909 के भारत शासन अधिनियम में ये पृथक निर्वाचन कैसे दिया गया? मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किया गया और इसके लिए कुछ सीटें निर्धारित की गई, आरक्षित कर दी गई। अब उन सीटों में क्या था? वहाँ चुनाव लड़ने वाला भी मुस्लिम होगा और मतदान करने वाला मुस्लिम होगा। तो अन्य समुदाय हैं उनका वहाँ पर कोई योगदान नहीं। इससे सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। अब भाई किसी को पता है कि यहाँ हमारे समुदाय वाले हमें वोट देंगे तो विकास की ओर ध्यान किसी उसी समुदाय को ही देंगे, कि उन सीटों पे हमेशा चुनाव उसी एक विशेष समुदाय को लड़ना है और मतदान भी उसी करना, अन्य समुदाय से उसे मतदान भी करने का भी अधिकार नहीं था। और अगला पॉइंट तो इसमें, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो के सारे एसोसिएशन की कार्यपालिका परिषद में नियुक्ति का अधिकार। तो ऐसे पहले व्यक्ति थे तो कार्यकारिणी समिति में शामिल होने वाले एसपी सिन्हा, यानी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो वायसराय कार्यकारिणी परिषद में पहले सदस्य बनने वाले। इन्हीं पॉइंटों को हम नोट कर लेते हैं। विधानमंडलों के आकार एवं शक्तियों में वृद्धि की गई। पहला पॉइंट क्या बताया हमने? विधान मंडलों की आकार एवं शक्ति में वृद्धि। ठीक, ये वृद्धि केंद्रीय विधानमंडल और राज्य प्रांतों में दोनों में थी। किसमें? केंद्रीय में भी वृद्धि की गई और प्रांतों में भी। इसके पीछे हमने देखा था 1892 भारत शासन, उसमें अधिकतम कितने 16 लोगों की नियुक्ति करने का केंद्रीय परिषद में था। इसमें इसके केंद्रीय विधान परिषद थी में केंद्रीय परिषद में 60 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार। कहा उसमें अधिकतम 16 थी, इसमें 60 कर दी गई सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। और प्रांतों में भी वृद्धि की गई, लेकिन सभी प्रांतों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। लेकिन सभी प्रांतों में
एक समान सदस्य संख्या नहीं थी, यानी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सदस्य संख्याएं नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। और इसमें एक सबसे बड़ी बात थी तो केंद्रीय विधान सभा थी, विधान परिषद, उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा यानी नियुक्ति वाले की सदस्य संख्या इतनी कम रखी कि बहुमत इनका ना हो। और तो प्रांतों की परिषदों में सरकारी सदस्यों से अधिक सदस्यों को नियुक्ति का अधिकार दिया गया, यानी यहाँ बहुमत नियुक्ति वालों को, नियुक्ति यानी गैर सरकारी सदस्यों का। अब एक शब्द यूज हो गए इनमें, सरकारी और गैर सरकारी। गैर सरकारी सदस्य कौन सदस्य होंगे? तो इन सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है, यानी मनोनीत किया जा रहा है जिन्हें, वह मनोनीत करता है, ये गैर सरकारी सदस्य होंगे। अब इन्हें सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार है और मतदान करने का भी अधिकार है। मतों की वैल्यू सभी की समान है, तो जिनकी संख्या अधिक होगी जीत उन्हीं की होगी। तो केंद्रीय विधान परिषद में इनका बहुमत नहीं किया गया, सरकारी सदस्यों को बहुमत रखा, और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। और अगला पॉइंट, सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी तो आप तो सदस्यों की नियुक्ति करते हो, सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते थे। सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट, पृथक पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम समुदाय को आरक्षित सीटें की गई। सीटें निर्धारित की गई इनके लिए, ठीक। और एक बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। और वायसराय की कार्यकारिणी में की कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रवेश, ऐसे वायसराय कार्यकारिणी में के सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र
प्रसन्न सिन्हा। सिन्हा, इन्हीं को एसपी सिन्हा भी बोलते हैं, एसपी सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा यानी एसपी सिन्हा। ठीक है, इसमें पृथक निर्वाचन हो गया, वायसराय कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रवेश हो गया। ये कौन थे? प्रथम व्यक्ति, प्रथम भारतीय व्यक्ति थे तो वायसराय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी तो लाइक करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, और कभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके और वो भी इस क्लास का फायदा ले सके। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।